जय हिंद क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तैयारी एकदम जम के चल रही होगी। और हमारा जो सॉलिड स्टेट है इसका लास्ट पार्ट हम लेके आ गए हैं। ठीक है, बहुत दिन से ये चैप्टर चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, बीच बीच में हम वीडियोस जो है बहुत लेट डाल रहे थे, लेकिन अब मैंने प्रण ले लिया भाई कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। जैसे मैं प्रॉमिस किया था भाई, सिलेबस अब एकदम उफान पे है। जिस तरह से बाढ़ एकदम, जिस समय बाढ़ का टाइम होता है, कहीं बाढ़ आ जाती है तो पानी कैसा उफान में रहता है, तो हम लोगों का जोश भी एकदम एकदम ना पूछता है हाउ इज द जोश। जोश एकदम फुल है, तो एकदम जोश अंदाज में, फुल अंदाज में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। आई थिंक आपको मज़ा भी आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग बहुत जल्द जो है अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, तो बच्चों ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ जो है देखें क्या नोट्स वहाँ पूरा फ्री मिलने वाला है। ठीक है, फ्री बोले तो मतलब यार 1-2 रुपया में मिलेगा नोट्स पर चैप्टर, तो उतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। 1-2 रुपया में टॉफ़ी मिल जाता है आपको। अगर नोट्स अच्छा मिल जाए तो क्या है, मज़ा ही आ जाएगा। सिस्टमैटिक ढंग से सारा कुछ एकदम वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। जेई नीट में जो प्रीवियस क्वेश्चन जो कितने बार पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस नोट में अवेलेबल रहेंगे। एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन रहेंगे और प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से आपको नोट्स भी वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 1-2 रुपया नोट्स का कॉस्ट रहेगा पर चैप्टर का, तो उतना तो आप कॉस्ट दे ही सकते हो यार। टॉफ़ी खरीद ले तो 1-2 रुपया दे ही सकते हो। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन आ रहा है, ज़रूर डाउनलोड करें, डेफिनेटली डाउनलोड करें, ताकि आप जो है बहुत अच्छे से इस ऑफर्स का बेनिफिट उठा सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या किया गया, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आखिर मतलब क्या हुआ। ठीक है, जैसे हम इससे पीछे वाला टॉपिक पढ़े थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, यही ना पढ़े थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखे थे, तो आप इलेक्ट्रिकल छोड़कर मैग्नेटिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर ऑब्जर्व ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। देखिए भाई, अगर कोई भी सॉलिड में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप लोग को ऑब्जर्व्ड हो रही है, तो वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रॉन जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, किसके द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो पाता है? इलेक्ट्रॉन के वजह से हो जाता है। कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा भी होता है। आप क्लास 10th में पढ़ रखा होगा फिजिक्स में, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर था ना, इलेक्ट्रिसिटी के बाद जस्ट जो चैप्टर था क्लास 10th में, आपने जरूर पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। समझो, कहीं से कोई, ये देखो, अरे भैया ये देखो, ये एक बैटरी है मान लेते हैं, ये पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब है। ठीक है, अगर इस कंडक्टर में करंट दौड़ रही है, इस कंडक्टर में करंट दौड़ रही है, तो डेफिनेटली इस कंडक्टर के चारों ओर, इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो आपको समझना चाहिए कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको मैं मिटा देता हूं, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक करंट से भी प्रोड्यूस होता है। तो हमारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी सॉलिड में देखने को मिलता है, वह क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और करने वाला कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन से भी हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट से भी हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, जिसके वजह से सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। घुस रही होगी दिमाग में? घुसना चाहिए भाई, घुसना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि अरे भैया ये का लिख दिए सर, 2 बार, एक बार इच मिटा दो भाई, EACH, इच। ठीक है, तो क्या है? इच इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड रोटेटिंग एंड एट इट्स एक्सिस डेवलप अ स्मॉल लूप ऑफ करंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बाबू, इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना होगा जिससे हम समझते हैं। समझ लो भाई कि ये गोल गोल गोल, पापा जी का पैसा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, टीचर कहते दुनिया गोल। इस तरह से आपने
पढ़ा होगा बचपन में ये पोयम। उसी तरह से ये जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया है। ठीक है, ये एटम का क्या है भाई, ये एटम का न्यूक्लियस है। और हम लोग जानते हैं एटम के चारों ओर चक्कर कौन काटता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन, होय 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 होय, डिंगर का डिंग डिंग, डिंगर का डिंग डिंग, ओ ओ, मतलब इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहता है। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, अरे भैया चक्कर काटना, इसका काम क्या है, चक्कर काटना। ये देखो, ये एक इधर जाएगा, इधर चक्कर काट रहा है, और एक इधर चक्कर काट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का काम ही है न्यूक्लियस की ओर चक्कर काटना। और इसका एक और काम है, ये अपने एक्सिस पर भी बच्चों, ये अपने एक्सिस पर भी क्या होता है, रिवॉल्व करता है। जिस तरह से धरती देखो ना, हमारा अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर भी काटता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर ऐसे ऐसे काट रहा है। मम्मी जी की, अरे भैया मैं फंस गया, इधर फंस गया, समझ रहे हो। जिस तरह से हमारा अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है। और हमको यह भी पता है कि हम लोगों का अर्थ जो है, सूर्य का चक्कर तो ऐसे 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 काटता ही है, उसके साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमता है, अपने एक्सिस पर भी घूमता है इस तरह। यानी ये हमारा अर्थ है, इतना वो तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो अपना एक्सिस पर भी ऐसे ऐसे घूम रहा है और चारों ओर चक्कर भी काट रहा है इस तरह से। ओ भैया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे ऐसे CID की तरह। तो समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर भी काटते हैं। तो ये अपने एक्सिस पर भी घूमेंगे, ओ भैया मान के चलो ये इस तरीके से घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये अपने एक्सिस पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये वाला, ठीक है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज ये इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है। ये मान के चलो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ये घड़ी के जैसा, घड़ी में जो सुई रहता है उसके जैसा एकदम घूम रहा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे कहना क्या है आप लोगों से बच्चों, पहले आप इसको ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहे हैं, अरे टेंशन काहे लेते हो रे बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या कह रहा है, इच इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है अपने रेवोल्यूशन में। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल का होना चाहिए, सेम ऑर्बिटल का होना चाहिए, सेम ऑर्बिटल। यानी अगर ये d ऑर्बिटल में है तो d ऑर्बिटल में रहेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो समझ में आया कि इच इलेक्ट्रॉन इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और अपने एक्सिस पर रोटेट करेंगे तो छोटा लूप बनता है, विल डेवलप अ स्मॉल लूप ऑफ करंट, और यहाँ करंट का छोटा लूप बन जाता है, यानी थोड़ा करंट प्रोड्यूस होता है। और हम लोग जानते हैं अगर कहीं पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है यानी करंट है, तो डेफिनेटली वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस वजह से उस सॉलिड का, उस पर्टिकुलर सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलता है। समझ में आया कि क्यों किसी सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। समझ में आया ना कि भाई क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन वो जो है इस तरह से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहे हैं, जिसके वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, यानी करंट होता है, जिसके वजह करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से कोई सॉलिड जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। समझ में आया? और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, वो दिखाया जाता है म्यू बी से, जहां पर उसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जहां म्यू बी का मतलब होता है बोर्स मैग्नीटॉन, ठीक है। तो बोर्स मैग्नीटॉन की जो वैल्यू होती है
वो डिफाइंड होती है किस चीज़ से, ये वैल्यू से 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते हैं तो मान लेते हैं कि अगर म्यू नॉट की वैल्यू, सॉरी म्यू बी की वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते हैं, मान लेते हैं उसकी म्यू बी की वैल्यू प्लस 9.27 है और 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू इसका ठीक है, ये प्लस है और ये निगेटिव है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों वैल्यू कट के क्या देगी, म्यू बी, यानी बोर्स मैग्नीट्रॉन कितना देने वाला है, 0 देने वाला है, 0। तो अब भाई 0 कोई चीज़ दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। इसी के लिए जो है यहाँ पर जो भी सॉलिड होगा जिसके अंदर म्यू बी की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब यानी जिसका बोर मैग्नीट्रॉन 0 होगा, इसका मतलब वह बिल्कुल भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता होगा बच्चों। हाँ, अगर जिसका वैल्यू यानी जिसका म्यू बी का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, जिस सॉलिड का म्यू बी का भी वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, वो हमको शो करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्यों? उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। बच्चों समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ बच्चों? बताओ मेरे को, नहीं ना हुआ? हाँ, यहाँ पर जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बताया, जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होने चाहिए। जैसे अगर ये एस ऑर्बिटल है तो यहाँ पर जो सबसेल होंगे उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे, ठीक है। एक मिनट, वेरी सॉरी, इस तरह से सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और सॉलिड की, किसी सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता कैसे है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है बच्चों तो क्या कीजिए, आप वीडियो को बैक कीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। किसी इंसान से अगर मेला में या कहीं एक बार मिलते हो तो उसका चेहरा डेफिनेटली आपको याद नहीं होगा, लेकिन वही इंसान को आप बार बार देखने लगिएगा कहीं पर तो वो इंसान का चेहरा आपको याद हो जाता है। बस यही चीज़ यहाँ पे लगाओ कि एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा तो 2-3 बार उसे पढ़ो, डेफिनेटली वो समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। तो यही बात है, इसको समझ लो भाई, और इसको एक बार अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं डाई मैग्नेटिक कंपाउंड। तो डाई मैग्नेटिक कंपाउंड क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाई मैग्नेटिक कंपाउंड क्या होता है कि डाई का मतलब 2 भी होता है और पेयर्ड में होता है, यानी डाई बोले तो पेयर्ड में है, यानी 2 है तो क्या पेयर में ही ना होगा, एक पेयर में 2 ही ना होता है जी, बस। तो अब क्या है इसका मतलब, डायमैग्नेटिक कंपाउंड का डेफिनेशन समझ लीजिए कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन देयर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन अगर पेयर रहेंगे, पेयर जानते हैं, जैसे ये देखिए ये ऑर्बिटल है, ये देखिए ये हमारा ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल का सबसेल है, ये सारा सबसेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और इसके पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, पूरे क्या है पेयर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में, देख रहे हैं, एक बॉक्स में एक सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन है, यानी एक पेयर है यहाँ पर। तो अगर किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के म्यू बी को कैंसिल कर देगा, यानी हमारे बोर्स मैग्नीट्रॉन को कैंसिल कर देगा। और जैसे देखो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे यहाँ पर देखो, ये मिटा देता हूं, यहाँ पे आप देखो, ये 1 2 3 4 5 6 क्या करेगा, ये इसके प्रभाव के, देखिए ये मान लीजिए 1 2 1 2 1 2, क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ये दोनों इसके प्रभाव का कैंसिल किया, ये दोनों इसके प्रभाव के कैंसिल किया, ये दोनों इसके प्रभाव को कैंसिल कर दिया। तो वही बात है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर पेयर, जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे तो कैंसिल कर देंगे अपने म्यू बी को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और म्यू बी को अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है म्यू बी का 0 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और म्यू बी का 0 वैल्यू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का जो कंपाउंड होगा, यानी इस तरह का जो डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा, वह किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड खुद ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर बाहर में चुंबक रखा हुआ है
या फेरोमैग्नेटिक कोई कंपाउंड रखा हुआ है, सब्सटेंस रखा हुआ है, तो इससे अफेक्ट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वो सारा चीज़ मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, सब्सटेंसेस, वो सारे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी म्यू बी की 0 वैल्यू है, और इसी की वजह से यह कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जिसके वजह से यह जो है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में यह इफेक्ट नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इस तरह का कंपाउंड का एग्जांपल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, C6H6, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन, H2O वाटर, ग्लास, ये सारा एग्जांपल है इसका, ठीक है। ये सारे हमारे डाईमैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं। ये सारे जो है कोई भी मैग्नेट से अफेक्ट नहीं होते। कोई भी मैग्नेट आएगा तो इसमें सटेवे नहीं करेगा, ठीक है, सटवे नहीं करता है। इसी तरह के कंपाउंड को हम डाईमैग्नेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये पूरा तरह से ये पूरा बोर्ड का बात मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चाहते क्या भाई, पढ़ रहे हो आप, कोई खेल थोड़ी ना कर रहे हो, लिख लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में जाके लिख लेना। चलिए लिख लिया है। आई थिंक बच्चों आपने वो सारा चीज़ नोट कर लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं भाई क्या पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होता है। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होता है भाई, समझते हैं। देयर आर सम इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन अनपेयर्ड फॉर्म इन देयर ऑर्बिटल्स, यानी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिटल्स में, जो उस ऑर्बिटल्स में, उनका जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे 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 कैसे, ये देखिए, ये एक एस ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तब तो पेयर में रहेगा। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर फॉर्म में रहता है ऑर्बिटल्स में, तब पैरामैग्नेटिक कंपाउंड देखने को मिलता है, ठीक है। यानी तब जो है पैरामैग्नेटिक नेचर देखने को मिलता है हमारे किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सॉलिड में, ठीक है। ज़्यादातर ये होता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यानी इसका जो वैलेंस शेल होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, तब जाके ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड जो है ये बनता है। यानी किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सॉलिड में पैरामैग्नेटिक नेचर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है कि वो जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं रहते हैं, अनपेयर में रहते हैं, ठीक है। 2 के फॉर्म में नहीं रहते हैं, 2 आएगा तभी तो पेयर में होगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन रहता है उसके ऑर्बिटल्स में, ठीक है। जैसे ऐसे देखिए, जैसे ये p ब्लॉक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये अनपेयर फॉर्म में है। तो इसको हम इस तरह का अगर ऑर्बिटल्स में इस तरह अरेंज इलेक्ट्रॉन हो, तो कोई भी सॉलिड में ऐसा हो, तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है ऐसा सॉलिड, ठीक है। हेंस दे आर वीकली अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है, इसी के लिए यह मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा इफेक्ट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट दे बिहेव लाइक मैग्नेट। और कभी भी अगर मैग्नेट रहेगा तो वह मैग्नेट, अगर मान के चलिए कि कोई एक मैग्नेट है और इस तरह का पैरामैग्नेटिक कंपाउंड या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दीजिए मैग्नेट के निकट, तो वो क्या करेगा, उसके नज़दीक चला जाएगा, यानी इफेक्ट हो जाएगा। मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से यह पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो म्यू बी है वह 0 के बराबर नहीं है, और हम जानते हैं अगर 0 के बराबर नहीं आया तो इसके अंदर जरूर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, जो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है, कम होते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। एग्जाम्पल में Cu2+ O2- टाइटेनियम डाइऑक्साइड, FeO, CuO, Fe3 पॉजिटिव, ETC, ये सारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं। तो एक डोमेन शब्द आता है, ठीक है, जैसे वो नहीं www.com जो आप डोमेन खरीदते हो वेबसाइट के लिए, वो डोमेन की बात नहीं कर रहा, ये डोमेन कुछ अलग है, ठीक है। केमिस्ट्री में डोमेन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन वेरी स्मॉल मेटल आयंस, यानी बहुत सारे मेटल के आयन, यानी ये मेटल आयन, बहुत सारा मेटल आयन, यानी मेटल है ना, मेटल जानते हो, मेटल के आयन, बहुत सारे खूबे सारे मेटल के आयन आए, आपस में मिल जाए एक जगह पर,
तो वो एक जगह पर अगर एक्यूमुलेट हो गए तो उस टीनी मैग्नेट, मतलब कहने का मतलब बहुत सारे मेटल आयन आए, एक जगह इकट्ठे हो गए और वो जो प्रॉपर एक जगह इकट्ठे हुए उस पर्टिकुलर रीजन को ये बोला जाता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है डोमेन। समझ में आया? और जब भी अगर बहुत सारे मेटल के आयन आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव होने लगते हैं, करने लगते हैं। समझ में आया? डोमेन क्या है कि बहुत सारे मेटल के आयन आए, आपस में मिल गए, आपस में एक्यूमुलेट हो गए और तब जो वो होगा ना वो चीज़, उसी को बोलते हैं डोमेन। और वो छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, जिसको हम लोग डोमेन को दिखाते हैं ये वाले साइन से, ये खरा एरो जो है ना उस तरह से दिखाते हैं, जिसमें ये जो खरा एरो का हेड है ना, हेड, ये क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। यानी जिधर से ये देखिए ये जो तीर है ना, ये तीर जिधर इसका हेड रहेगा वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होता है। जिधर तीर का सर है, हेड है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। बच्चों समझ में आया? चलो इतना बात क्लियर हो गया, डोमेन की बातें भी क्लियर हो गई, डोमेन क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब 3 टर्म जो हमारा लास्ट टर्म है आज के इस टॉपिक में वो डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं भाई? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बारी बारी से सबको डील करते हुए चलते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या करा है कि दे आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर डोमेन्स आर अरेंज्ड परमानेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक फील्ड यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का जो म्यू बी का जो वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग प्रोड्यूस हो गया। यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है फेरोमैग्नेटिक का, जिसके वजह से ये क्या कर रहा है कि ये स्ट्रांगली अफेक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये स्ट्रांगली अफेक्ट हो जाता है। और इसका और उसका जो डोमेन है ना, डोमेन क्या है? डोमेन आर अरेंज्ड परमानेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके जो डोमेन होते हैं ना वो क्या होते हैं? अगर डोमेन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैं बता रहा हूं, ये देखो, ये डोमेन अगर इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये डोमेन में डोमेन भी इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। डोमेन पहले इस डायरेक्शन में ऊपर थे तो डोमेन परमानेंटली, पूरी परमानेंटली तरीके से इस तरफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने कि जिधर से मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में डोमेन घुर जाता है, यानी उस डायरेक्शन में हमारा डोमेन उस साइड चला जाता है, उसका हेड उस साइड हो जाता है और परमानेंटली हो जाता है। वही बात तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो डोमेन होता है वह परमानेंटली अरेंज हो जाता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर बाद में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल भी जाए तो वो जिधर मुंह रहेगा, जिधर पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी उधर ही रहेगी, परमानेंटली तरीके से उधर ही चली जाएगी। ठीक है, बाद में मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए, कुछ भी हो जाए, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। एक बार जिस डायरेक्शन में डोमेन चला गया उसी डायरेक्शन में वो रहेगा परमानेंटली। ठीक है, समझ में आया? और एज सून एज मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, जैसे वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, देयर रिमेन्स एज मैग्नेट, और वो मैग्नेट के ही तरह बिहेव करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये जो फेरोमैग्नेटिक है ये मैग्नेट के तरह ही बिहेव करता है और एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। मेरी बात को समझे? मान के चलिए ऐसे 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 इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड गई हुई है, ठीक है, और कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ये हमारा डोमेन है। तो एक बार जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में उसका डोमेन चला गया, उसी डायरेक्शन में, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हो गई, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, लेकिन उसका जो डोमेन जिस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चला गया उसी डायरेक्शन में ही रह जाएगा और उसी की वजह से हमारा
ये जो फेरोमैग्नेटिक होता है ये कंप्लीटली परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है जो कि ख़त्म ही नहीं होती, पूरी तरह से परमानेंट रह जाती है, ख़त्म नहीं होती कभी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है Fe, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया। समझ में आ रहा है? वही बात यहाँ पे बताया हूँ कि इसका जो देख रहे हैं, इसका जो डोमेन है वो एक डायरेक्शन में अगर चला जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में इसलिए गया कि इस डायरेक्शन में ये डोमेन इसलिए गया क्योंकि इस डायरेक्शन में B था, यानी मैग्नेटिक फील्ड था। समझ में आया? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ना उसी डायरेक्शन में हमारा डोमेन रहेगा। और अगर ये खत्म भी हो जाती है लेकिन ये भाई उसी डायरेक्शन में रहेगा और परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। एग्जाम्पल भी एकदम क्लियर है, निकल, कॉपर और आयरन। अब है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? अब थोड़ा ही तो था। ठीक है बच्चों, भाई क्या होती है, लाइन कट जाती है जिसकी वजह से हमको रुकना पड़ता है। तो चलिए आप देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, दे आर अफेक्टेड, एंटी का मतलब देखिए इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो दे आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बट द डोमेन्स, ठीक है, उल्टा लिखा गया है भाई, DOMAINS, डोमेन्स आर अरेंज्ड अपोजिट टू ईच अदर। समझिए, यानी ये भी मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, लेकिन इनका जो डोमेन्स होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखिए, एक ऐसे रहेगा तो एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा तो एक ऐसे रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को ये काट दिया, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया। इसी के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये NB का मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अब जिसके वजह से यह जो है क्या होता है, यह अफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, लेकिन इसका पूरा जो है देख रहे हैं, पूरा ये कट जाता है। अब ये देखिए, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक एक दूसरे के विपरीत इसीलिए है क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें देख रहे थे ये एकदम सीधा था, एक लाइन में इस तरह से इसका डोमेन्स था, लेकिन इसका क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 के बराबर होता है। और इसका एग्जाम्पल बाबू, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछता है, MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल होगा। तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में था। अब हम बात करेंगे फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। क्या होता है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आइए देखते हैं। दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीक बट वीक मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक। यानी ये जो होते हैं ये भी मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये वीक मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक। ये फेरोमैग्नेटिक है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन ये वीक मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, क्या है कि इसके जो डोमेन्स होते हैं ना ये प्रॉपर वे में अरेंज होते ही नहीं है। जैसे देखिए, एक सीधा है, एक ये भी सीधा, ये भी सीधा, फिर ये नीचे सीधा, ये नीचे, फिर ये एक ऊपर। इससे क्या हुआ, इसके प्रभाव को इसके प्रभाव को ये तीनों काट दिया, और ये दोनों का प्रभाव तो रह ही गया, और यही दोनों के प्रभाव रहने के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होते रहेंगे, और कुछ जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, जिसके वजह से म्यू बी का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, 0 का इक्वल नहीं होता है। इसके वजह से ये फेरीमैग्नेटिक थोड़ा बहुत जो है मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं। और इसका बहुत गजब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। Fe3O4, ठीक है, MnFe2O4, ये बहुत एग्जाम्पल बेस्ड है जो NCERT में आपके दिए हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ZnFe2O4, ये सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। मैं इतना तेज़ी से इसीलिए बोला कि भाई अभी जो थोड़ा देर पहले वीडियो कट हुआ था उसमें लाइट कट गई थी, और लाइट कट जाने की वजह से
अभी 1.5 घंटा बाद लाइट आई है, तो फिर 1.5 घंटा मुझे रुकना पड़ गया, जिसके वजह से मुझे डर है कि कहीं अभी भी लाइन कट जाए। तो बहुत प्रॉब्लम के साथ ये वीडियो बनती है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए बच्चों। ये जो वीडियो मैं बार बार कहता हूँ, ये जो वीडियो आपके समक्ष आती है बहुत मेहनत के साथ आती है, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। 1.5 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता है मेरे को, तब जाके लाइट आती है, ठीक है। तो इसी के लिए कहीं कहीं पर कट देखते होंगे वीडियो में, तो वो बिकॉज ऑफ, समझ रहे हैं, लाइट की वजह से ही होती है। तो ये समझिए, इसी के लिए मैं तेज़ी से इसको लिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, आप थोड़ा जल्दी से इसको नोट कीजिए। समझ में आया बच्चों? थोड़ा जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए, कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है आपको? जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए। चलिए, आई थिंक आपने इसको लिख लिए होंगे। तो एक बेहतर अंदाज में आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, एक मोटिवेशनल शायरी। ये जो भी शायरी लिखते हैं हमारे एक मित्र हैं ऋषु राज, वही लिखते हैं, ठीक है। उन्हीं का अल्फाज रहता है, अल्फाज तो उन्हीं का रहता है, लेकिन मैं सिर्फ बोलता हूँ। बहुत मेहनत के साथ वो लिखते हैं शायरी, बस मैं बोलने का काम करता हूँ, ठीक है। ये मोटिवेशनल शायरी है, सुनिएगा। आखिरी वक्त में वही मेरे साथ खड़ा था, आखिरी वक्त में वही मेरे साथ खड़ा था, जिस इंसान से मैं दुश्मनों की तरह लड़ा था, और वो इंसान मैं खुद हूँ, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आप मोटिवेट हुए होंगे। तो और खुश हो जाइए भाई, बल्ले बल्ले कर लीजिए, क्यों? हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जेई लेवल तक, नीट लेवल तक, बोर्ड का तो कब का क्लियर हो गया। बोर्ड का क्लियर होने के साथ साथ हमने जेई और नीट लेवल तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बाकी बच गया इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका नेक्स्ट चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है, बहुत जल्द हम सॉल्यूशन का वीडियोस भी आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो खुश रहिए, बड़ों का सम्मान करिए। आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।